दरभंगा में ओवैसी की धमाकेदार एंट्री, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज दरभंगा में धमाकेदार एंट्री की, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ओवैसी के स्वागत के लिए शहर के कई हिस्सों में स्वागत द्वारा लगाए गए कई जगह पोस्टर। ओवैसी के इस दौरे पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम खास माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान AIMM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम ने कहा, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उन्हें हम जरूर सम्मान देंगे, जो हमारा 4 लिए हैं उनको हम 24 लेकर जवाब देंगे। वहीं ओवैसी साहब के दौरे को कई खेमों में बेचैनी है और यह साफ संकेत दे रहा है कि हमारी ताकत मजबूत हो रही है और हम आने वाले समय में और मजबूत होंगे। ओवैसी साहब आज दरभंगा में रात्रि विश्राम करेंगे। कल शिवहर जिला के ढाका में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह दौरा बिहार में पार्टी की जनाधार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। MIM का मानना है कि आने वाले चुनाव में पार्टी की भूमिका निर्णायक रहेगी और प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगा। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ा झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और दरभंगा के जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर MIM का दामन थाम लिया। MIM नेता फैसल रहमान आमिर ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, यह हमारी पार्टी की बड़ी उपलब्धि है जो हमारे विचार के नेतृत्व में भरोसा को दर्शाता है। ओवैसी दरभंगा में आज रात्रि विश्राम करेंगे। कल शिवहर जिला के ढाका में एक महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा बिहार में MIM की जनाधार पर और मजबूत देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का क्या कुछ कहना है वो हम आपको वीडियो में आगे सुनाते हैं। कि इस वक्त कश्मीर की वादियों में पहलगाम में जो मासूम बेकसूर सयाहों का जो कत्ल हुआ है उस पर भी वो अपने गम का इजहार, उन पर मजम्मत और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए इस 2 हैसियत से दौरा है। बहादुरगंज में आज बड़ा जलसा हुआ है, वहां से हम लोग अभी दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा रात का क़याम है और कल फिर जाकर क्रांतिकारी सरजमीन में चंपारण के इलाके में कल दिन के 10 बजे से ढाका में बड़ा प्रोग्राम है। बिहार सारे लोगों की चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का इस बार क्या प्लान है, किस तरह से दरभंगा में सीट का बंटवारा करेंगे? जैसा कि पिछले 2020 में बहुत सारे लोग उम्मीद पाले हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको बहुत मायूसी हुई, इस बार किस तरह से सीट का बंटवारा होगा? मामला ये हुआ था कि गुज़िश्ता बार चूंकि हम लोगों ने एक थर्ड अलायंस बनाया था ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां हम लड़ना चाहते थे। अलायंस की वजह से वो सीटें हमें दूसरों को देनी पड़ी, साथियों को, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोगों को मायूसी हाथ आई है। लेकिन अब की बार अब तक तो हम तनहा हैं, अब तक तो हम तनहा हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा जाए और 25 जिले में हमारा संगठन खड़ा हो गया है और हमने वो किया है कि भाई 4 अगर हमारे तोड़े गए हैं तो हम लोगों ने संकल्प किया कि 24 लाएंगे। तो पिछली बार हम 19 सीट पे लड़े थे, तो जाहिर है कि 24 को लाने के लिए तो 24 से अधिक सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मामला वक्त, हालात, संगठन और अलायंस को सामने में रखकर जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब, ये जाति जनगणना की घोषणा वो किस तरीके से ले रही है? देखिए, जातीय आधारित गणना देश में होना चाहिए ताकि गरीबों का, पिछड़ों का की सही तस्वीर सामने में आए। चूंकि SC और ST को रिजर्वेशन मिले हुए 75 साल 77 साल हो गए, उनकी हालत भी अभी अच्छी नहीं हुई है। दूसरे जो दलित हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं हुई है। सेंसस का मेन मोटो ही यही है कि उसकी बुनियाद पर आगे के मंसूबे बनाए जाए। तो जब तक विभिन्न जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं बनाए जा सकते। लेकिन मामला ये है कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अपोजिशन के लोग एक आवाज उठा रहे थे और उसको NDA के लोगों ने लपक लिया है कि हम करेंगे, और कब तक करेंगे इसका एक टाइमलाइन तय होना चाहिए कि 2 साल या 3 साल के अंदर में करेंगे और उसके जो नतीजे आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। चूंकि इस वक्त बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है इसको रद्दी के खाते में डाल दिया गया है। 500 करोड़ रुपए असेंबली से दिया गया और मैं दावा करता हूं कि पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक 6 महीने तक पूरा इस काम में लगे रहे। 5000 करोड़ का खर्चा हुआ है। लेकिन आप पत्रकार हैं, क्या उसकी रिपोर्ट है आपके पास? आज तक बिहार गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक नहीं किया है।
लिमिटेड कॉपियां छापकर अपने एमएलएज को एमएलसीज को सिर्फ तकसीम कर दिया। उसके बाद वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि हम जाति आधारित गणना करेंगे, उसका क्या फलाफल हुआ? उसमें रिपोर्ट सामने में आई है कि उसमें एससी एसटी की हकमारी हुई है, दलितों की हकमारी हुई है, अकलियतों की हकमारी हुई है। उस पर कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा न करे कि एक उठती हुई आवाज को दबाने के लिए कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। हुकूमत को तय करना चाहिए कि हम इतने दिनों में करेंगे और इसके नतीजे पर कार्रवाई करेंगे, तभी इसका मकसद पूरा होगा। एक और बात की चर्चा है सर कि मुसलमानों की जाति जनगणना भी होगी। अरे भाई, तो जाति आधारित गणना होगी तो सबकी होगी ना, जात से कोई निकला हुआ थोड़े है। मुसलमानों के दरमियान में जात में यह फर्क है कि और लोगों के जात में यह फर्क है कि रिश्ते नाते में रुकावट होती है, पूजा पाठ इबादत में रुकावट होती है। मुसलमानों के यहाँ जात पात पहचान की चीज है। मुसलमानों की जो किताब है, जो मुसलमान कहता है कि पूरे संसार के लिए आई है, कुरान में कहा गया है कि सारे इंसानों को एक ही माँ बाप से पैदा किया गया, आदम और हव्वा से पैदा किया गया, और विभिन्न जातियों में समुदाय में बांट दिया गया है ताकि पहचान पैदा हो सके। उससे बड़ा छोटा, पैदाइश से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, चाल चरित्र से और अपने कर्म से बड़ा छोटा होगा। इसलिए मुसलमानों के अंदर में विभिन्न जातियां हैं, यह सच्चाई है, इसमें घबराने की कौन सी बात है। ये जो है कुछ लोग फसादी किस्म के लोग हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों भी ऐसा है वैसा है। कुछ भी नहीं है। एक काबा है, एक खुदा है, एक रसूल है, इसके मानने वाले मुसलमान है। विभिन्न जाति जान पहचान की उनकी चीज है, उनके इबादत खाने में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जात पात का गलत प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि सिर्फ जाति जनगणना न करके इकोनॉमिकल यानी आर्थिक जनगणना उसके साथ जोड़ा जाए एक कॉलम। जाहिर है कि जो सेंसस होता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, किनका घर कैसा है, बल्कि आर्थिक गणना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि उसके बगैर तो सही तस्वीर ही सामने में नहीं आएगी। इसमें भी चूंकि बहुत सारी चीजें आएंगी, जो कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं, किसको कितनी भूमि है, किसकी सामाजिक हैसियत कैसी है, वो तो उनका जो फॉर्मेट सामने में आएगा उसके बाद कही जाएगी। लेकिन चूंकि बिहार से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है, तो उसमें जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी सामने, आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण उसमें हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं मुसलमानों की जाति जनगणना होगी तो उसमें जो ओबीसी समाज के मुसलमान होंगे, हाँ, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लोग और आरक्षण, आज भी जो आरक्षण है उसमें से आरक्षण उनको मिला हुआ है, लेकिन उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। मैं आपको बता दूं, बिहार में सिर्फ एक दो जाति है मुसलमानों की जो फॉरवर्ड में है, बाकी सब लोग तो गरीब हैं। कोई धुनिया है, कोई कलाल है, कोई अंसारी है, तो इसी में लोग बटे हुए हैं। तो उनकी भी जो आप देखेंगे कि बिहार में सबसे कम नौकरी अगर मिली है तो दलितों को और मुसलमानों को। दो आंकड़े में पेश कर देता हूं कि बिहार में अगड़ी की जाति की कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 37 लाख है, नौकरी 58,000 होनी थी, 1,87,000 नौकरी मिली है। जिनकी आबादी 41 लाख है, उनकी नौकरी 71,000 होनी थी, 1,71,000 मिली है। 3 गुना 4 गुना ज्यादा मिली है। लेकिन आपको मैं बता दूं, दलितों की आबादी 20% है और उसकी आबादी जो है 2,56,00,000 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, एससी और एसटी को, उनको नौकरी नहीं, एससी को सिर्फ उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 4,11,000, 2,91,000 नौकरी उनको मिली है, 1,11,000। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए से रिजर्वेशन के बावजूद भी इनकी नौकरियों को छिपा गए लोग। और उसके बाद देखेंगे आप मुस्लिम माइनॉरिटी का जो मामला है, उनकी आबादी के अनुपात में 18% आबादी है बिहार में, मुस्लिम आबादी 2,31,00,000 आबादी है इनकी, और उनकी नौकरी होनी चाहिए थी 3,68,000। सिर्फ उनको 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रखा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो कराया तो लाना चाहिए था, कोई उनको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वंचित समाज को। आपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की लेकिन दवाई नहीं लिखी, तो दवा लिखे बगैर बीमार का भला होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार अगर करना चाहती है तो इन चीजों पर भी उसको तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश थी कि वैसे साहब एक सभा दरभंगा में भी हो, नहीं हुई है। क्या लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा यहाँ के कार्यकर्ताओं? यकीनन है कि आपके ख्वाहिशों का, बल्कि बहुत सारे वर्करों का नहीं, हमारे मीडिया के साथियों की भी ख्वाहिश है, तो इसलिए आप लोगों के ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। और अनकरीब ही यहाँ पर भी प्रोग्राम होगा। अभी तो जल्दी में वहाँ प्रोग्राम तय हुआ और शिवहर से काफी दबाव था, वहाँ का प्रोग्राम तय हो गया है। हम लोग तो चाहते थे कि सर कम से कम 4-5 दिन रहे, यहाँ पर मधुबनी में प्रोग्राम कराते हैं, दरभंगा में प्रोग्राम कराते हैं, और दरभंगा में प्रोग्राम किए बगैर मिथिलांचल में आना ही क्या है, ये तो सेंटर है भैया। सिद्धांतवादी थे, सेकुलरवादी थे। जब तक के हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्टी का बागडोर अपने हाथ में रखे, मुसलमानों के हित के लिए, दलितों, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ के लिए हमेशा सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई। वो भले ही सभी किसी की भी सरकार में हो, वो मंत्री जरूर रहे,
लेकिन अपनी विचारधारा को फिरका प्रस्त पार्टी के विचारधारा से कभी जोड़ा नहीं है। और यही वजह रही, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक अच्छे छवि के नेता माने जाते रहे और पूरे भारत क्या विश्व में वो एक बहुत ही ईमानदार और जानदार शानदार नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके जाने के बाद जब उस पार्टी की सत्ता या बागडोर उनके सपूत आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी संभाले, तो अपने पिता के विरासत को, अपने पिता के सिद्धांत को, अपने पिता के समाज सेवक मिट्टी में धूमिल करने का काम किया। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी और मुसलमानों के वोट से चिराग पासवान जी ने लोकसभा का 5 सीट जीतने का काम किया। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि लोकसभा का जो बिल पास हुआ है उसमें हम लोगों के पक्ष की बात करेंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि उन्होंने हम लोगों का खिलाफ किया, जिसके वजह से आज पार्टी छोड़ करके हम एआईएम की पार्टी ज्वाइन किया है। इसके लिए हम आप लोग क्या लगता है कि वो चिराग पासवान विचारहीन हो गए हैं, अपने विचारों से भटक गए? वो विचारहीन ही नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत के, अपने पिता के सिद्धांत के सौदागर हो। उन्होंने अपने पिता के सिद्धांत को मिट्टी में मिला दिया। आपको और कोई पार्टी न मिल करके एमआई ही क्यों मिली? एमआई की पार्टी इसलिए मिली कि दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज वो ये न्याय के साथ सड़क से सदन तक उठाने का काम करते हैं। कहिएगा, आज बैरिस्टर ओवैसी साहब के आने पर एक पार्टी में बड़ी सफलता मिली है और पार्टी का सदस्यता लिया, क्या कहिएगा? आज दरभंगा में हमारे नेता गरीबों के मसीहा, वंचितों की आवाज, दलितों की आवाज, सारे समाज की आवाज, मजलूमों की आवाज अगर कोई उठाते हैं तो उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मिथिलांचल की पवन धरती दरभंगा में पहुंचे, सारे कार्यकर्ताओं में हमारे खुशी की लहर है। इसी खुशी की लहर के मौके पे आज लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा के जिला के उपाध्यक्ष, मजबूत नेता आज हम मकसूद भाई, आज हमारे महमूद भाई आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और इनको माननीय विधायक ने इनको जो स्वागत करके पार्टी में शामिल किया, हम सब कार्यकर्ता इनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं और इनके कदम से कदम मिला के यह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही उम्मीद है इनसे कि पार्टी को मजबूत करेंगे।